नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी तीसरी क्लास है। HSSC ऑल एग्जाम्स की तीसरी क्लास है। आपने पिछली दो क्लासों का अध्ययन किया होगा, तो उसमें लगभग बेसिक बेसिक हमने कवर किया है पूरी क्लास में। तो आज हमारा LCM HCF का तीसरा पार्ट है, कैलेंडर का भी तीसरा पार्ट है, और हिंदी में हमारा जो टॉपिक है, पिछली क्लास में हमने भारतीय भाषाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की बोलियाँ। भारत में कितने प्रकार की बोलियाँ हैं, उपभाषाएं हैं, विभाषाएं हैं, भाषा है। ठीक है, तो लगभग आज हम इनका बोलियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो, LCM HCF की हमारी जो तीसरी क्लास है, LCM HCF की जो हमारी तीसरी क्लास है, इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका जिसका 1661 वह 2040 में भाग देने पर 10 व 8 शेष बचे। 10 व 8 शेष बचे। ठीक है, इसके साथ ऑप्शन भी मिलेंगे हमें। 127, 216, 108, ठीक है, 308, जैसे इस तरह से चार ऑप्शन भी मिलेंगे। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 25, 73 और 97 में भाग दिया जाए, 97 में भाग दिया जाए, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो यहाँ हमें ऑप्शन देंगे 12, 8, 24, ऐसे कोई भी चार ऑप्शन देंगे जैसे। तो ये दो प्रकार के, बड़ी से बड़ी में दो ही प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, रकम चेंज होती रहेगी, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एज इट इज, ये दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या में जब शेष दिए गए हों, या फिर बड़ी से बड़ी संख्या में शेष समान बचते हैं। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखना है नोट करके, जैसे यहाँ यहाँ मान लीजिए संख्या 2 देगी, इसमें भाग देंगे तो शेष बचेगा 10, इसमें भाग देंगे उस संख्या का तो शेष बचेगा 8। तो पहला तो यही नियम है कि ऐसा ऑप्शन चूज करें कि उस ऑप्शन का एक बार इसमें भाग दोगे तो 10 शेष आने चाहिए, इसमें भाग दोगे तो 8 शेष आने। तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि चार ऑप्शन उठा उठा के देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यदि दो संख्याएं हैं और दो ही शेष हैं, तो इनको अलग अलग घटाना है तुम्हें। पहला जो मेथड है कि 1661 में भाग देंगे, 1661 में जब भाग देंगे तो शेष क्या बच रहा है? शेष बच रहा है 10। और यदि 2040 में भाग देंगे तो शेष क्या बच रहा है? 8। तो सबसे पहला काम है अलग अलग संख्याओं में अलग अलग शेष घटाओ। ये बच गया कितना? 1651। ये क्या बच गया? 2032। और बड़ी से बड़ी संख्या मैंने बताया था तो HCF ही निकलेगा, महत्तम ही निकलेगा। और महत्तम निकालने का तरीका मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि दो संख्याओं का इसका इसका जब भी HCF निकालना हो, जैसे मान लो 1651 और 2032 का जब HCF निकालना हो, तो इसका डिफरेंस करो, अंतर करो दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 1, 3, 4, 8, 381 आ गया। डिफरेंस का मतलब समझते हो? 2032 में से मैंने क्या घटा दिया? 1651। मैं महत्तम करने का मेथड बता रहा हूँ तुम्हें, इसमें से क्या घटाना है? 1651 घटा दिया। अब ये जो भी संख्या है, इसको पहले तो इसको 5 से भाग दो, 5 का भाग नहीं जाता। फिर इसमें 4 का भाग दो, 4 का भी नहीं जाता। फिर इसमें भाग दो 3 का। जब इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सता 21। इसके दो फैक्टर बन गए, एक तो 3 और एक 127। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 381। कैसे फैक्टर बने? इसमें मैंने 3 का भाग दे दिया। ये भाज्यक, ये भागफल। तो ये जो बड़ा फैक्टर होता है, ये इसका HCF महत्तम होता है।
तो इसका महत्तम क्या आ जाएगा? समझ गए कैसे निकालना है? या फिर दूसरा तरीका है भाग देने का। भाग यानी कि भाग विधि से हमें महत्तम निकालने का। 2032 में 1651 का भाग देख के निकालेंगे। यहां देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जब समान शेष बचता है, समान शेष जब भी बचे, एक तो जब दो अंकों की संख्या है तो सीधा सा तो तरीका यही हो गया कि ऑप्शन उठाओ और भाग दो, शेष बराबर आएगा ऑप्शन। जैसे 24 मैंने उठा लिया, 24 से कम 24, क्या शेष बचा? एक। इसमें दिया 24 तिया 72, क्या शेष बचा? एक। 24 चौका 96, एक। तो ये 24 आ जाएगा। इसका भाग दोगे जब भी शेष समान ही आएगा। 12 दूनी 24, एक। 12 छक्की 72, एक। 12 अठी 96, एक। लेकिन 12 और 24 में बड़ा 12 है कि 24? और क्या निकालना हमें? बड़ी से बड़ी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक तो फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़ी संख्या 24 है जब शेष समान बचे। यदि यहाँ दो अंकों की बजाय तीन अंकों की संख्या है तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे कि जो तीन संख्याएं दी गई हैं, जो तीन संख्याएं दी गई हैं, एक तो दी गई है 25, एक दी गई है 73, एक दी गई है 97। तो क्या करेंगे? 73 में से 25 घटाएंगे, 97 में से 73 घटाएंगे, और 97 में से 25 घटाएंगे। दोनों का, तीनों का दो दो बार प्रयोग करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया, इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटा दिया। हो गया ना सबका दो दो बार प्रयोग? तो घटाने के बाद, पर ये कंडीशन जब लगाएंगे जब प्रत्येक दशा में समान ही शेष बचे, जब ये कंडीशन लगानी। शेष दिया जब तो घटाएंगे, और शेष समान बचे तो आपस में घटाएंगे, बड़ी में से छोटी घटाए। यहाँ घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो 48 आ गया। यहाँ क्या आ गया? 24। यहाँ क्या आ गया? आ गया। अब क्या निकालना है बड़ी से बड़ी में हमें? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को एक साथ काटे। और ये तीनों किससे कटेंगे? 24 से कटेंगे, क्योंकि 12 से भी कटेंगे, 6 से भी कटेंगे, 2 से भी कटेंगे, 3 से। पर बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को एक साथ काटती है वो संख्या क्या आ जाएगी? 24। और वो हमने ऑप्शन से करके देख लिया था। तो बड़ी से बड़ी में दो ही सवाल बनते हैं। अच्छा, यहाँ दो संख्याएं हैं, शेष दो दे दी जब, तो हमने अलग अलग घटा दिया। यदि यहाँ एक ही शेष होता, इसमें भाग दें जब भी 10 शेष बचे, इसमें भाग दें जब भी 10 शेष बचे, तो इस एक शेष को दोनों में से घटाना है। दो संख्याएं अलग अलग हैं, दो शेष अलग अलग हैं, अलग अलग घटाओ। यदि दो संख्याएं हैं, शेष पार्टिकुलर एक ही दिया गया है, तो उसी शेष को दोनों संख्याओं में से घटाओ। मैं ये कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 1661 और 2040 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 ही शेष बचे, तो इस 10 को इसमें से भी घटाना है, इस 10 को इसमें से भी घटाना है। यहां शेष 8 बचा है, यहां शेष 10 बचा है, तो अलग अलग घटाना है। महत्तम निकालने के लिए दोनों को अंतर लो, पहले 5 का भाग दो, फिर 4 का, फिर 3 का। और भी तरीके मैंने बताए थे पहली क्लास में मैथम के। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे संख्याओं को आपस में घटाओ। अगर दो दो अंकों की संख्या है तो डायरेक्ट ऑप्शन का ही प्रयोग करो। यदि तीन अंकों की संख्याएं हैं तो आपस में घटाओ, और जो लास्ट में तीन संख्याएं बचे तो उनका जब घटाने के बाद जो संख्याएं आएंगी अलग अलग, तो सीधी सी बात ध्यान रखो, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटती है वो उसका एचसीएफ होता है। ठीक है भाई? अच्छा जी, अब मैं कहूं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिसमें 9, 12, 15 और 18 का जब हम भाग देते हैं, का भाग देते हैं, का भाग देते हैं, तो 5 शेष बचता है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें 9, 12, 15 और 18 का पूरा पूरा भाग जाए। देखो, अब जैसे बड़ी से बड़ी में दो क्वेश्चन थे, दो प्रकार के क्वेश्चन थे।
उसी तरह छोटी सी छोटी में भी ये दो प्रकार के क्वेश्चन है। अब सुनो, मैं कहूं कि कोई संख्या ऐसी छोटी संख्या जिसमें दो का भी भाग जाए और तीन का भी भाग जाए, तो तुम क्या कहोगे वो संख्या क्या आ गई? 6। मैं कहूं कोई संख्या दो से भी विभाजित है, तीन से भी है और चार से भी है, तो तुम क्या कहोगे वह संख्या क्या आएगी? 12। मैं कहूं कोई संख्या चार से भी विभाजित है, पांच से भी है और छह से भी है, तो तुम क्या कहोगे वो संख्या क्या आएगी? 60। मोटी बात यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दो का, तीन का, चार का भाग जाए, तो तुम 12 कहोगे। ये 12 कैसे आएगा? इन तीनों का एलसीएम निकाल दिया हमने। तो छोटी छोटी संख्या में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। कोई संख्या चार से भी भाग जाए, जिसमें पांच का भी जाए, छह का भी जाए, तुम इन तीनों का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा। तो वही कंडीशन यहाँ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 का जाए, 12 का जाए, 15 का जाए, 18 का जाए, तो तुम क्या कहोगे वह संख्या क्या आएगी? 180। कैसे आई? इनका हमने एलसीएम निकाल दिया। और 180 तो पूर्णतः विभाजित होगी 9, 12, 15, 18 से, पर शेष 5 कब बचेगा? जब इसमें क्या जोड़ दोगे, तो वह संख्या क्या आ जाएगी? अब कोई भी संख्या का भाग दोगे तो 185 आएगा। एलसीएम निकालना बता ही दिया तुम। भाई एक बात बताओ, मैं कहूं कि इस 72 को मैं किससे गुणा करूं? इस 72 को मैं किससे गुणा करूं कि यह इसका स्क्वायर रूट निकल जाए, ये पूर्ण वर्ग हो जाए, ये पूर्णतः वर्ग हो जाए। 72 को मैं किससे गुणा करूं कि ये पूर्णतः वर्ग हो जाए? सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस 72 के फैक्टर बनाऊंगा ऐसे। 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 2 नीम 18, 3 तिया 9। अब चूंकि पूर्ण वर्ग बनाना है, स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, तो स्क्वायर रूट तो तभी निकलेगा जब दो दो के जोड़े बनेंगे, पेयर्स बनेंगे। तो 72 को किससे गुणा करूंगी? पूर्ण वर्ग। वैसे तो कॉमनली तो मेरे को पता है 72 को 2 से गुणा करते 144 हो जाएगा, और 144 स्क्वायर रूट किसका होगा? 12 का होगा। 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 12 का। 12 12 का स्क्वायर होगा 144। लेकिन ये दो कैसे आ गए? ये दो ऐसे आ गए, ये मैंने इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर बनाए तो स्क्वायर रूट में वर्गमूल निकालते हो, वर्ग कर स्क्वायर रूट करते हो तो दो दो के जोड़े होते हैं। यहाँ दो का जोड़ा कंप्लीट है, ये तीन का जोड़ा कंप्लीट है, क्या कम रह गया? इसलिए मैंने इसको दो से गुणा कर दिया, इसलिए मैंने दो से गुणा कर दिया। तो जब भी छोटी संख्या पूर्ण वर्ग बनानी हो तो पहले तो छोटी संख्या देखेंगे क्या आएगी। छोटी संख्या कैसे पता लगेगा? इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमने क्या निकाल दिया? 180 आता है इसका। 9, 12, 15 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो 180 आएगा। अब 180 को मैं जब स्क्वायर पूरा इसको किसी संख्या का वर्ग बनाता हूँ, तो मैंने अभी बताया था पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। 90 दूनी 45 दूनी, ठीक है, 5 नीम 45, 3 तिया 9। तो यहाँ देखो ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा भी कंप्लीट है, एक 5 का जोड़ा कम रह गया, तो इसको किससे गुणा करूं मैं? 5 से। तो हमें ऑप्शन क्या मिलेगा? 900। 180 को 5 से गुणा कर दिया मैंने, तो वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 हमें ऑप्शन मिलेगा। ये आंसर होगा कि वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 है, जिसमें 9 का भी जाएगा, 12 का, 15 का और 18 का। तो जब भी छोटी छोटी संख्या पूर्ण वर्ग बनानी हो तो एट फर्स्ट तो एलसीएम निकालो, एलसीएम के बाद इसके फैक्टर करो, फैक्टर में दो दो के जोड़े में जो संख्या कम रह जाए। अब बाई दे यहाँ 180 के बजाय किसी संख्याओं का एलसीएम 360 आता। देखो किसी का एलसीएम 360 आता, तो इस 360 को किससे गुणा करूंगी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? मैं क्या करूंगा? इसका फैक्टर बना दिया मैंने, दो से काट दिया। यहाँ जोड़ा दो कंप्लीट है, यहाँ कंप्लीट है, एक तो 5 का जोड़ा कम रह गया, एक 2 का कम रह गया, तो 5 दूनी 10। तो यहाँ हमें आंसर क्या देना है? 3600 आंसर। क्लियर? क्या बेटा? ठीक है। हमारा जो रीजनिंग का कैलेंडर टॉपिक था, कैलेंडर। आज हमने बड़ी छोटी संख्याओं का अध्ययन किया है कि एलसीएम एचसीएफ में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर का भी पार्ट तीसरा है। तो आज हम इसमें जो अध्ययन करेंगे, एक तो सबसे पहले देखो, टोटल 100 वर्ष होते हैं। 100 वर्ष, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। तो एक शताब्दी में जब 100 वर्ष होते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, इसमें 76 जो होते हैं ये तो साधारण वर्ष होते हैं। कभी शताब्दी का पहला जो वर्ष है वो लीप वर्ष होता है, कभी लास्ट वाला होता है। तो ये एक सिस्टम बना है कि 24 वर्ष जो हों वो हमेशा लीप वर्ष होते हैं, और 76 जो हैं वो साधारण वर्ष होते हैं, टोटल एक शताब्दी। अब यहाँ तुम्हें थोड़ा सा ये समझना है कि जैसे हर 4 वर्ष बाद एक लीप वर्ष आता है, 4 वर्ष बाद
लीप वर्ष में एक दिन जो बढ़ जाता है, वो कौन सा दिन बढ़ता है? वो बढ़ता है 29 फरवरी का। तो ये समझ लेना कि हर 400 वर्षों बाद, 400 वर्षों बाद एक 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 पूरा जो है, एक पूरा वर्ष जो है वो लीप वर्ष बढ़ जाएगा। लिख लो ये बात। देखो, लीप वर्ष में 4 का भाग जाना जरूरी है। लीप जो शताब्दी होती है उसमें 400 का भाग जाना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि 1600, 1700, 1800, 1900, मैं कहूँ कि इसमें इसमें कौन सी ऐसी शताब्दी है जिसमें जिसमें फरवरी 29 की आएगी, यानी कि लीप शताब्दी होगी। लास्ट में डबल जीरो, इसका मतलब ये शताब्दी है, क्योंकि शताब्दी में तो 100 वर्ष होते हैं, तो डबल जीरो का मतलब ये शताब्दी है। तो इसमें कौन सा है? तो जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा वही लीप शताब्दी होती है, उसी में 29 फरवरी आती है। इसमें 400 का पूरा जाएगा और इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें 29 फरवरी आएगी, इसमें नहीं आएगी, क्योंकि लीप शताब्दी में 400 का भाग जाना जरूरी। यहां मैंने एक बात बताई तुम्हें कि एक साधारण वर्ष में एक अधिक दिन होता है। कितने अधिक दिन होते हैं? तो 76 साधारण वर्ष में अधिक दिन कितने हो गए? 76। एक लीप वर्ष में कितने अधिक दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, जिसमें अधिक दिन कितने होते हैं मैंने पहली 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 क्लास में बताई थी सारी बातें। तो 24 लीप वर्षों में अधिक दिन कितने हो जाएंगे? एक लीप वर्ष में कितने अधिक दिन होते हैं? 2। तो 24 में कितने होंगे? 24 दूनी 48, यानी कि एक शताब्दी में अधिकतम दिनों की संख्या 124 हो गई। और अधिक दिन क्या होते हैं? अधिक दिन वे होते हैं जो 7 दिन से कम रह गए। ठीक है, तो यहां जब हम 7 का भाग देंगे 124 में, 124 में अधिक दिन निकालेंगे कितने हैं? तो इसमें 7 एकम 7 और 7 7 49, 49। और यहाँ जो है जो अधिक दिन है 17, तो पूरे सप्ताह हो गए। 124 दिनों को कन्वर्ट किया वीक में तो 17 वीक बन गए। लेकिन अधिक दिन कितने हो गए? 5। फिर सुनो, एक शताब्दी में 76 साधारण वर्ष होते हैं और 24 लीप वर्ष होते हैं। हर साधारण वर्ष में एक अधिक दिन होता है, हर एक लीप वर्ष में 2 अधिक दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष 76 है तो 76 अधिक दिन हो गए। और एक लीप वर्ष में 2 अधिक दिन होते हैं। 24 वर्षों में 24 दूनी 48, यानी 124। यानी कि एक शताब्दी में अधिक दिनों की संख्या जब भी पूछी जाए तो तुम्हें 5 कहनी है। मोटी बात ये ध्यान रखनी। अच्छा, जब 100 वर्षों में 5 है तो 200 में कितने हो जाएंगे? 10। 300 में कितने हो जाएंगे? 5 दिया 15। 400 में कितने हो जाएंगे? 500 का 20। तो सीधी बात, हर 100 में 5 अधिक है तो 200 में कितने हो गए? 5 दूनी 10। 300 में 5 दिया 15, 400 में 500 का 20। तो यहां मैंने एक बात बताई है तुम्हें कि हर 400 वर्ष में, हर 400 वर्ष बाद में एक लीप वर्ष बढ़ जाता है। तो 400 में जो तुम 20 में जो 400 में 20 बता रहे हो, तो ये 20 के बजाय कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 21? है कि हर 4 साल में एक दिन बढ़ता है, तो ऐसे 4 साल बाद एक दिन बढ़ता 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 तो 400 सालों में पूरा एक वर्ष बढ़ जाएगा, 366 दिन बढ़ जाएंगे। तो मोटी बात यह है, मैं बताना चाहता हूं कि 100 जो वर्ष एक शताब्दी में अधिक दिनों की संख्या, 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या कितनी बताई है मैंने? अधिक दिनों की संख्या मैंने कितनी बताई है? 5। 200 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 10। और 300 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 15। और 400 वर्षों में 21। तो यहां मैं, देखो ये तो अधिक दिन 10, 15, 21 तो हो ही नहीं सकते। अधिक दिन का मतलब होता है सप्ताह से कम कितने रह गए। तो यहां जब 10 में 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, तो क्या शेष बचेगा? 3। 7 दूनी 14, क्या शेष बचेगा? 1। और 7 तिया 21, क्या शेष बचेगा? तो ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखना है कि हर 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 5 होती है, 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होता है और 400 वर्षों में 0। ठीक है, याद रख लो ये बात। और ये क्रम चलता रहेगा। 500 की बात पूछी जाए तो 5, 600 में 3, 700 में 1, 800 में 0। मैं कहूँ कि 5400 वर्षों में कितने होते हैं? 5400 वर्षों में अधिक दिन कितने होते हैं? तो 5400 का मतलब 4 का भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, शेष क्या बच गया? 2 बच गया। तो 2 का मतलब 200, 200 में कितने बताओगे? 5400 में 3। हर लीप शताब्दी में 0 होता है। 400, 800, 12, 16, 2000, 2400, 2800, 3200, 36, 0 रहेगा हमेशा। अच्छा, मैं कहूँ कि 400 वर्षों में, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितनी बार
कितनी बार 29 फरवरी आती है? कितनी बार 29 फरवरी आती है? 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है? तो ये तुम्हें याद मैंने बता ही दिया। जैसे 100 वर्ष है, 100 वर्ष मैंने बताया था 76, तो 28 फरवरी आएंगे। 24 लीप वर्ष यानी कि 24 बार, हर 100 वर्षों में 24 बार 29 फरवरी आती है। ये मैंने शुरू में लिखवा दिया तुम्हें। तो 400 में कैसे निकालोगे भाई? 100 में अगर 24 है तो 200 में कितने हो गए? 48। 300 में कितने हो गए? 72। 400 में 24 चौका 96। लेकिन हर 400 में एक वर्ष कौन सा पड़ता है? लीप वर्ष। तो तुम्हें क्या आंसर देना है कि 400 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आते हैं? तो हर 400 में एक वर्ष लीप वर्ष का आता है। तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा? 97। मैं कहूं कि 800 में कितनी बार आते हैं? 800 में कितनी बार आते हैं? तो सीधी सी बात है, 24 हर साल 100 सालों में आते हैं। तो 24 अट्ठा 192, और हर 400 में एक बढ़ेगा तो 800 में दो बढ़ेंगे, 1200 में तीन बढ़ेंगे, 1600 में चार बढ़ेंगे। यार तेरा दिमाग बहुत अच्छा लेवल का है, लेकिन तू वास्तव में ध्यान नहीं देता। आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा का जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे बोलियां। हमारे देश में कितने प्रकार की बोलियां हैं, कितने वर्गों में इनको बांटा गया है। तो हमारे देश में जो बोलियां हैं, भारतीय बोलियों को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली जो बोली है वो है पश्चिमी हिंदी। ये होती है पश्चिमी हिंदी। उसके बाद में आती है पूर्वी हिंदी। उसके बाद आती है हमारी राजस्थानी। उसके बाद आती है पहाड़ी। और पहाड़ी के बाद आती है हमारी बिहारी वर्ग की। ये 5 प्रकार के वर्ग बनाए गए हैं हमारे देश में। बोलियां जो भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो ये जितने प्रकार की बोलियां हैं, इनको 5 वर्गों में डिवाइडेशन इनका किया गया है। पश्चिमी हिंदी में देखो हरियाणवी, ठीक है। उसके बाद में खड़ी बोली, ज्यादा गहराई में नहीं चलेंगे। ब्रजभाषा, उसके बाद बुंदेली, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद बुंदेली और कन्नौज, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं देखो अवधी। अवधी, धी बड़ा करना, धी का छोटे का मतलब समय सीमा होती है अवधि। ये धी बड़ी आएगी, अवधी। उसके बाद बघेली, और उसके बाद जो है वो है छत्तीसगढ़ी। उसके बाद राजस्थानी में हाड़ौती, कोटा बूंदी की भाषा है हाड़ौती। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, उसके बाद जो पहाड़ी वर्ग में आती है कुमाऊनी और गढ़वाली। और गढ़वाली। बिहारी में आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये बोलियां हैं 5 वर्गों में जिनको बांटा गया है। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो एक जो इन बोलियों का जो निर्माण हुआ है, जो बोलियां बनी हैं, तो एक भाषा है अपभ्रंश जिसको बोलते हैं, आदिकाल की भाषा। अपभ्रंश जो भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश को सबसे पहले, इस अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। एक बात, इसका नाम है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी निम्न में से कौन सी भाषा है? अपभ्रंश है। ये इसमें क्लिष्ट शब्दों का, संस्कृत से विरुद्ध जो क्लिष्ट शब्द हैं, यानी मूल भाषा से हट करके, मूल भाषा से हट करके, मूल भाषा से हट करके भाषा का थोड़ा सा क्लिष्ट रूप होता है। ये हट करके जो भाषा है वो अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा ये उत्तर भारत की भाषा है। हालांकि ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। उत्तर भारत की
उत्तर भारत की भाषा है। अच्छा, अपभ्रंश, अपभ्रंश का प्रथम कवि यदि पूछा जाए, प्रथम कवि यदि पूछा जाए तो स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू। अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी कहते हैं। अब ये तो ज्यादा गहराई में चले गए ना, छोड़ दो इसको, ये तो ज्यादा लिटरेचर में घुस गया मैं। संधिकालीन भाषा भी कहते हैं, छोड़ दो इसको। इसका दूसरा नाम अवट है, अपभृत है, तो ये ज्यादा छोड़ दो इसको। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जितने प्रकार की बोलियां हैं ये अपभ्रंश से इनका निर्माण हुआ। पश्चिमी हिंदी राजस्थान, उसमें यूपी पुलिस में पूछा गया था पश्चिमी हिंदी का निर्माण कौन से अपभ्रंश से हुआ, तो इसको याद रखना, सौर सैनी अपभ्रंश। ये बढ़िया क्वेश्चन है, सौर सैनी अपभ्रंश से। इसका निर्माण सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी है, इसका निर्माण हुआ था अर्धमागधी से। ये 7 रूप है इसके अपभ्रंश के, तो बोलियों का निर्माण इससे अपभ्रंश से हुआ, अर्धमागधी। राजस्थानी जो है, राजस्थानी जो है ये भी है सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश। अच्छा, यहाँ यहाँ ये पूछ सकते हैं पहाड़ी, पहाड़ी खस, ये अपभ्रंश का रूप है खस। बिहारी जो है इसका हुआ है मागधी से। 7 प्रकार के बताए मैंने। महाराष्ट्र की है मराठी, मराठी से। पैशाची, पंजाबी जो है, पंजाबी, पंजाबी जो भाषा है, इस कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो पंजाबी का हुआ है पैशाची से। ये 7 प्रकार के रूप है। फिर सुनो, पश्चिमी हिंदी शोरशनी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी, राजस्थानी शोरशनी अपभ्रंश, पहाड़ी खस और बिहार की है मागधी। 7 अपभ्रंश के 7 प्रकार के रूप हैं, जिनके कारण इन बोलियों का जो है ये डिवाइडेशन, जो वर्ग बांटे गए। हरियाणवी जो बोली है इसको कहा जाता है बांगरू। बांगरू, बांगरू क्यों कहा जाता है? बांगरू का अर्थ होता है ऊंची भूमि, बांगरू कहा जाता है। अब इसमें बहुत चीजें बताने की हैं, लेकिन वो फिर बहुत डीपली हो जाएगी चीज। जैसे खड़ी बोली है, खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो है। खड़ी बोली सबसे पहले अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बचपन का नाम अबुल हसन। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो संगीत के जनक, फारसी के जनक अमीर खुसरो। सबसे ज्यादा राजाओं का संरक्षण, 8 राजाओं का संरक्षण अमीर खुसरो ने प्राप्त किया, 13वीं शताब्दी। ठीक है। उसके बाद अवधि, अवधि में जो रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई। तो ये चीजें लिटरेचर में चले जाएंगे। हाड़ौती कोटा बूंदी की भाषा है, मारवाड़ी जोधपुर की भाषा है। उसके बाद सबसे प्रचलित जो प्राचीन बोली है भोजपुरी है, जिसमें फिल्में बनाई गई हैं। ठीक है। मैथिल कोकिल के नाम से, मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति की की रचना पदावली है। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो ये चीजें ज्यादा थोड़ा सा डीप में ज्यादा चली जाएंगी। बाकी जो मेन मेन चीज है ना वो मैंने तुम्हें बता दी। जो HSSC लेवल के जो एग्जाम है, तो उनमें लगभग ये मोटी मोटी बातें मैंने तुम्हें बताई है। बाकी ज्यादा गहराई में जाने से तो फिर तो लेक्चरर ही बन जाएंगे हिंदी के। ठीक है। तो ये हमारी क्लास आज ख़त्म होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा सा शेयर भी करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करें। फिर मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम।